हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम टेंस सीरीज का 5वां वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम क्या है और इसका अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, और इसी वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप 10 मिनट अगर इस वीडियो में आप स्पेंड करेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे चर्चा करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का कुछ नियम है। जैसे इस टाइप का जो सेंटेंस होता है, कोई भी कार्य पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ या होता था, परंतु अभी वो नहीं हो रहा है, इस तरीके के सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे राम स्कूल गया, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? राम पहले ही स्कूल चला गया था, अभी नहीं गया, पहले ही चला गया था। या फिर राम स्कूल जाता था। ठीक है, तो इसका पहचान है इस प्रकार। मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी या ते, थे। मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे लगा हुआ होगा, या ई, ए। जैसे राम स्कूल गया, सीता स्कूल गई, मोहन स्कूल गए। ठीक है, या तुम स्कूल जाते थे, तुम बाजार जाते थे। इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, इसका अब ये पहचान हो गया। अब इसका अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है इसका अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर? क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने पहचानने का नियम समझ लिया, अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम इसे 2-4 अनुवाद बना के ट्रायल करते हैं। अब लेते हैं, अब इसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है? जैसे मोहन स्कूल जाता था, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तब चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ पे मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मोहन। अब यहाँ पे V2 यानी वर्ब कौन है? जाना। ये स्कूल जाता था, ये जाना, ये वर्ब हो गया। अब जाना का दूसरा फॉर्म आ जाएगा। जाना का क्या होता है? गो, वेंट, गोन। तो दूसरा फॉर्म क्या है? वेंट। मोहन वेंट टू स्कूल।
मोहन वेंट टू स्कूल। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम दूसरे नंबर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनका अनुवाद बनाने के स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V1 हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगा दिया। ठीक है, डिड जो है डू का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये V2 का इस्तेमाल जो है ना, इसमें सारे केस में होता है। लाइक आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर नाम हो, सभी के साथ V2 का ही इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने देखा होगा कि ही, सी के साथ कोई अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता था, और आई, वी, यू के साथ कोई अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होता था। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, V2 के साथ सारे पर्सन जो है ना, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ V2 का इस्तेमाल होता है। तब यहाँ पे अब ये हो गया एक नोट। आप नोट एक कॉमन चीज़ है, एक नोट को हमेशा हम तीसरे स्थान पे रखते हैं। तीसरे स्थान पे लगाने के लिए हम बीच में डिड का इस्तेमाल किया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और वहाँ पे हम नोट का जब इस्तेमाल करेंगे तो नोट का हमेशा इस्तेमाल तीसरे स्थान पे लगाना है ना। कंटिन्यूस टेंस अगर होता, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता तो उसमें वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता, फिर डिड का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है, इसलिए हम डिड लगाए और डिड लगाने के बाद तीसरे स्थान पे नोट आ गया। ठीक है, तब इसका जैसे यही सेंटेंस है, मोहन स्कूल जाता था, इसी को हम नेगेटिव में बनाते हैं। मोहन स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, मोहन स्कूल नहीं जाता था, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें इस फॉर्मेट में इसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में ये ट्रांसलेट हो गया। सब्जेक्ट मोहन, डिड एज इट इज आ गया, नॉट आ गया, वी गो आ गया, और अदर ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। तब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तीसरे नंबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब यहाँ पे ये डिड को आगे कर देंगे। क्वेश्चन जब करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता था। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, क्या मोहन स्कूल जाता था? क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, क्या मोहन स्कूल जाता था? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे, इस फॉर्मेट में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। अब क्या, तो यहाँ डिड आ जाएगा, क्वेश्चन डिड मोहन
डिड मोहन गो टू, ठीक है, डिड मोहन गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए चौथा नंबर बच गया, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सेम यही है, यहाँ पे नोट का इस्तेमाल कर लेंगे बीच में। अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यही सेंटेंस उठाते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे कि क्या मोहन स्कूल नहीं जाता था। सेंटेंस क्या हो गया? क्या मोहन स्कूल नहीं जाता था, क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसी फॉर्मेट में इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन क्या हो गया इनका? डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल, डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल। तो ये चारों फॉर्मेट में हमने ट्रांसलेशन सीख लिया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर हो गया। तो हमें इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसमें कुछ चीज़ हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे फॉर्मूला है, अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर, इसे हमें माइंड में याद रखना होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और इसका अनुवाद पहचान हम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे वीडियो को जिसको हमारी वीडियो पसंद आए उसे ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।